हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो 12 मार्च 2022 को एक इंसिडेंट हुआ था जबलपुर एयरपोर्ट पे। जो एक एयरक्राफ्ट ओवरशूट कर गया था रनवे और रेसा को क्रॉस करके उसके आगे जाके रुका था। ये एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो डीजीसीए ने फाइनल अपने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसने पब्लिश किया है अपने वेबसाइट पे। चलिए देखते हैं। तो ये एक एयरक्राफ्ट एटीआर टाइप का एयरक्राफ्ट था, एटीआर 72, जिसका रजिस्ट्रेशन था अल्फा इंडिया विस्की और ये ऑपरेट किया जा रहा था अलायंस एयर के द्वारा। ठीक है। और नंबर ऑफ पर्सन ऑन बोर्ड से हमारे 59। और ये इंसिडेंट हमारा हुआ था जबलपुर एयरपोर्ट पे। ठीक है। ये एयरक्राफ्ट आ रहा था कहाँ से? दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहा था और जबलपुर एयरपोर्ट को जा रहा था। तो ये जो इंसिडेंट हुआ जबलपुर एयरपोर्ट पे लैंडिंग करते वक्त हुआ था। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या ऐसा हुआ था, कैसे वो इंसिडेंट हुआ, क्या कारण थे उसके। ठीक है। तो ये जो भी डेटा लिया गया है डीजीसीए ने अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पब्लिश किया है, उसकी वेबसाइट से ही लिया गया है। तो देखिए क्या है यहाँ पे। एयरक्राफ्ट जैसे दिल्ली से निकला, दिल्ली से उड़ा और जबलपुर एयरपोर्ट जैसे ही फाइनल अप्रोच करने के बाद जैसे टचडाउन करता है, टचडाउन कहाँ किया उसने, रनवे पे किस पोजीशन पे किया, इस फिगर में हम देखेंगे। जैसे ही एयरक्राफ्ट फाइनल पे आता है, ये देखिए यहाँ पे ये आता है आपका थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड पे इसकी हाइट थी, इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60 फीट पे हाइट थी और उसकी एयर स्पीड थी 126 नॉट्स। ठीक है। यानी यहाँ पे 126 नॉट उसकी स्पीड थी और 60 फीट हाइट, जो कि 19 नॉट्स अबव द इंडिकेटेड एयर स्पीड, यानी 19 नॉट ज़्यादा थी। ठीक है। जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट फ्लेयर करते हुए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे यानी थ्रेशोल्ड से लेके 1500 मीटर्स के आगे तक वो ऊपर फ्लेयर करता रहा था, यानी तैरता रहा। उसके बाद वो पहला टचडाउन हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर वो जंप किया, जंप करने के बाद फिर दूसरा टचडाउन यहाँ हुआ। उसके बाद उसकी एयर स्पीड रिड्यूस होती गई और रिड्यूस होने के बाद वो रेसा को क्रॉस करके आगे वो रुका। ठीक है। जैसे इन्वेस्टिगेशन में आपने देखे क्या लिखा हुआ है कि 90 नॉट्स अबव द इंडिकेटेड एयर स्पीड थ्रेशोल्ड पे उसकी थी, जबकि उसकी होनी चाहिए थे 107 नॉट्स। ठीक है। एक और चीज देखेंगे कि द एवरेज इंडिकेटेड एयर स्पीड फ्रॉम 1000 फीट टू टचडाउन हैड रिमेन्ड अप्रोक्सीमेटली 17 नॉट्स अबव द इंडिकेटेड टारगेट एयर स्पीड, जो कि 10 नॉट से ऊपर थी लगभग। यानी आप देखेंगे कि 1000 फीट से टचडाउन तक जो इसकी स्पीड थी वो 17 नॉट्स आपकी ऊपर थी। इसी वजह से ये जो आपका टचडाउन हुआ, पहला टचडाउन, ये काफ़ी दूर हुआ। और ये टचडाउन लगभग आप कहेंगे कि ये रनवे 24 है और रनवे 06 है। तो ये टचडाउन जोन होता है अपने 24 रनवे के टचडाउन जोन को क्रॉस करने के बाद वो इंटर किया रनवे 06 के टचडाउन में, वहाँ पे इसने टच किया। और जब इसने टच किया फाइनल सेकंड टचडाउन, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर का ही डिस्टेंस अवेलेबल था ब्रेकिंग के लिए, जो कि सफिशिएंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट लगभग 1028 मीटर का रिक्वायरमेंट था टचडाउन के बाद ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, लेकिन अवेलेबल हमारे पास सिर्फ था 400 मीटर। जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट क्या किया, वो थ्रेश रनवे को ओवरशूट करके वो रेशा को क्रॉस करके आगे रुका। जैसे यहाँ देखेगा आपने, ये यहाँ से यहाँ तक 400 सेकंड टचडाउन के बाद 400 मीटर प्लस यहाँ पे हेवी ब्रेकिंग लिया गया रेशा में, और उसके बाद ये 60 मीटर और प्लस 45 मीटर क्रॉस करके वो रुका वो एयरक्राफ्ट। तो उसका जो कंक्लूजन हमारे पास निकल के आता है कि इन्वेस्टिगेशन का क्या क्या उस इन्वेस्टिगेशन में डीजीसीए ने या फिर एएआईबी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है, एक हम इंडियन गवर्नमेंट का एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। एयरक्राफ्ट का अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है या इंसिडेंट होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन करता है एआईबी। तो उसने पब्लिश किया है ये रिपोर्ट। तो देखिए क्या है, उसने अब सर्टिफिकेट एयरवर्दिनेस वगैरह सब कुछ चेक किया, वो सब कुछ सही रहा। फ्लाइट क्रू के बारे में उसने बताया कि जैसे उनका लाइसेंस था, प्रॉपर लाइसेंस था और मेडिकली फिट थे वो फ्लाई करने के लिए। जो तीसरा पॉइंट उन्होंने
ऑब्जर्व किया कि एयरलाइन वाज नॉट मॉनिटरिंग लॉन्ग फ्लेयर एज रिक्वायर्ड बाय डीजीसी अप्रूव्ड फ्लाइट सेफ्टी मैनुअल टिल द एंड ऑफ द फरवरी एंड। यानी कि एयर जो बताया था मैंने कि रनवे के ऊपर जो ये फ्लोट कर रहा था यहाँ से यहाँ तक, इसी को फ्लेयर कर रहे थे। यानी फाइनल में आने के बाद जो एयरक्राफ्ट टचडाउन करता है जहाँ तक, उस जो डिस्टेंस को करते हैं फ्लेयर, तो उसको प्रॉपर वो मेंटेन नहीं कर पाए, वो प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर पाए। और एक और उसको एविडेंस कर सपोर्ट करता है इस इंसिडेंट्स को कि ऐसे 6 इंस्टेंस लॉन्ग फ्लेयर के पिछले 4 दिन में ऑब्जर्व किए गए, लेकिन एयरलाइंस ने इसके रिगार्डिंग पायलट को कोई भी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की। तो एक और एड ऑन हो जाता है ये इंसिडेंट को होने में। और ये देखिए, नो करेक्टिव ट्रेनिंग और फीडबैक वाज प्रोवाइडेड टू द पीआईसी बाय द एयरलाइन विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग फ्लेयर। ठीक है। फिर एक और जो इंसिडेंट आता है कि फ्लाइट का जो विंड है, सॉरी, जो विंड डायरेक्शन था वो काफ़ी चेंज हो रहा था ड्यूरिंग लैंडिंग। अप्रोच से लेके टचडाउन तक उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई थी। पहले था 05 नॉट्स हेडविंड था ड्यूरिंग अप्रोच विच चेंज टू 05 नॉट्स टेल विंड, यानी टोटली ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है बिफोर टचडाउन। फिर उसके बाद 5 नॉट चली जाती है क्रॉस विंड ड्यूरिंग द टचडाउन। तो ये जो है एक फैक्टर ऐड करता है इंसिडेंट होने में, बट दीज वर अंडर ऑपरेशनल लिमिटेशन। ठीक है। फिर हमारे पास एक और जो रीज़न था कि ओवर स्पीड, जो एयरक्राफ्ट की स्पीड थी आपके थ्रेशोल्ड पे, ठीक है, वो 17 नॉट्स ऊपर थी। ठीक है, अबव द इंडिकेटेड टारगेट स्पीड विच इज 107 नॉट्स। तो और वो थ्रेशोल्ड टचडाउन से पहले लगभग मैक्स टू मैक्स 134 नॉट्स चली गई। तो इस वजह से जो लॉन्ग फ्लेयर हुआ ये इसी का कारण था कि हमारी स्पीड ज़्यादा थी। उस स्पीड को आइडियल स्पीड लाने के लिए, जो टचडाउन स्पीड होती है उस तक लाने के लिए काफ़ी टाइम लग गया, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट जो है वो रनवे 24 के जगह रनवे 06 के टचडाउन जोन में चला गया और वहाँ पे वो टच किया और उसे ब्रेकिंग के लिए जो इतना डिस्टेंस चाहिए था वो ब्रेकिंग डिस्टेंस नहीं मिल पाया और वो एयरक्राफ्ट रनवे ओवरशूट कर गया। ठीक है। तो ये 4 रीज़न दिए हैं AIB ने अपने रिपोर्ट में कि एक तो अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच, ठीक है, अप्रोच जो था प्रॉपर नहीं था, कभी पिच एंगल ऊपर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया। फिर इनअप्रोप्रिएट फ्लेयर, यानी बहुत ही लंबा डिस्टेंस ले लिया गया टचडाउन के लिए। तीसरा है डिले रिटार्डेशन इन ऑफ पावर, क्योंकि एयरक्राफ्ट की स्पीड वहाँ पे जो थ्रेशोल्ड पे थी लगभग 17 नॉट्स बता रहा है कि, यानी आइडियल स्पीड 107 तो होनी चाहिए थी, लेकिन वो 126 नॉट्स थ्रेशोल्ड पे थी। तो पावर लेवल भी प्रॉपर मैनेज नहीं थे। और अगर ये सब भी ये होने के बाद भी केबिन क्रू ने गो राउंड का डिसीजन नहीं लिया, तो ये एक और फैक्टर होता है ये इंसिडेंट के लिए। अगर उसने गो राउंड के लिए अगर देख रहा कि हमारे जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है वो कम नहीं हो पा रही है, हमारे पास डिस्टेंस कम है, तो पायलट को डिसीजन लेना चाहिए था कि वो गो राउंड करके दोबारा लैंडिंग के लिए अप्रोच करे। तो ये प्रोबेबल कॉज थे वो इंसिडेंट के लिए जो AAIB ने अपने रिपोर्ट्स में पब्लिश किए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।